आज से भारतीय कृषि स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना इसके पहले मैंने पढ़ाया। अब भारतीय कृषि पर हम दृष्टि डालते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में कुल श्रम शक्ति का 54% भाग आज भी कृषि क्षेत्र में रोजगार पाता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का 54% भाग आज भी कृषि क्षेत्र में रोजगार पाता है, इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इसे नोट कर लें। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कोई भी पौधा एक विशिष्ट जलवायु दशाओं में ही अपना विकास कर सकता है, उग सकता है। ठीक है, अगर उस विशेष जलवायु दशा में पौधे को नहीं उगाया जाएगा तो पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। क्या कारण है कि गेहूं हमेशा जाड़े की ऋतु में ही बोया जाता है? गेहूं का पौधा हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में विकास करता है और फरवरी और मार्च में पकता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल और मई में उसे काटा जाता है ना। इसी तरह धान का पौधा बरसात में रोपा जाता है, अक्टूबर में उसे काट लिया जाता है धान के पौधे को। तो धान का पौधा गर्मी में उगाया जाता है और गेहूं का पौधा ठंडी की ऋतु में। तो हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु दशा में ही अपना विकास करता है। उदाहरण के लिए धान अर्थात चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय फसल अर्थात धान का विकास उष्णकटिबंधीय दशाओं में ही होता है, अर्थात विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही धान की खेती की जा सकती है। ठीक है। दूसरा, गेहूं एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है, अर्थात गेहूं इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। उष्णकटिबंध, शीत कटिबंध, दोनों ध्रुवों पर शीत कटिबंध, और उष्ण और शीत के मध्य जो जोन है उसे हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण, है ना। तो गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। यानी धान को गर्म दशाओं में उगाया जाता है और गेहूं को शीत ठंडी जलवायु दशाओं में उगाया जाता है। यही कारण है कि गेहूं भारत में ठंडी की ऋतु में बोया जाता है और धान भारत में गर्मी की ऋतु में, जब मानसून प्रारंभ होता है तब धान बोया जाता है। आपने देखा होगा जैसे ही बरसात होगी जून लास्ट में उत्तर भारत में बरसात होती है, जून लास्ट में लगभग 22 जून के आसपास, और जैसे ही बरसात होगी किसान खेतों की मेड़बंदी कर देते हैं, पानी भर जाता है और उसमें धान छींट दिया जाता है। धान की रोपाई 2 चरणों में होती है। पहले धान छींटा जाता है, पानी से डूबा हुआ होना चाहिए। धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, अगर पानी की कमी है तो धान उग नहीं पाएगा। धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ये कारण भी है कि मानसून जैसे ही आने वाला होता है हम खेतों में धान छींट देते हैं गर्मी की ऋतु में। उसके बाद जब धान का पौधा फूटता है और लगभग 1 फीट का होता है तो हम खेत में से निकालते हैं और उसे दूर दूर रोपते हैं, क्योंकि नजदीक रहेगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो धान 2 चरणों में उगाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, गांव के क्षेत्रों में आप गए होंगे तो हमने बताया कि हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु दशाओं में ही अपना विकास कर सकता है। यही कारण है कि भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली फसल ऋतु खरीफ। भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली फसल ऋतु खरीफ फसल। खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है। मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है। दूसरी बात, खरीफ फसल को जून और जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। जून जुलाई में जब मानसून का आगमन होता है उस समय इसे बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। अगर आप थोड़ा भी भारत के देहात और ग्रामीण क्षेत्रों के विषय में जानकारी रखते हैं किताबी ज्ञान से हटकर, तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती है कि खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं।
जरा सा भी देहात या गांव से जुड़ा हुआ बच्चा समझ जाता है कि खरीफ फसलों में आधे से ज्यादा नाम तो उसे ऐसे ही याद हो जाते हैं। इसमें आता है धान, धान अर्थात चावल। इसके बाद धान की फसल के साथ साथ उसी मौसम में ज्वार, बाजरा, है ना, ज्वार, बाजरा, मक्का। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात की ऋतु में लोग मक्का खाते हैं, है ना, उसको भूनते हैं ठेले पर या अपने घर में, और बरसात के उसमें ऋतु में अक्सर जगह जगह आपने देखा होगा ठेले लगे होते हैं मक्के के, भून भून कर उसे खिलाते रहते हैं। यानी बहुत शीघ्र पक जाता है मक्का। जून में बोया जाता है और अगस्त आते आते मक्का पक जाता है, तो उसे खाते हैं। हालांकि मक्का जब हम खाते हैं तो पक्का नहीं होता है, अध पका ही होता है, थोड़ा कच्चा होता है। तो ये हो गए खाद्यान्न। दलहन में क्या क्या होता है? खरीफ की फसल में आपने देखा होगा मूंग, उड़द, मूंग और उड़द, ये होता है दलहन की फसल में। इसके अलावा दलहन की फसल में सोयाबीन, सोयाबीन दलहन में भी आता है और तिलहन में भी आता है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलहन में भी आता है, तिलहन, तिलहन मतलब जिससे तेल पैदा होता है, ठीक है। तिलहन की फसल में, तिलहन के अंतर्गत क्या क्या आता है खरीफ फसलों में? सोयाबीन, यहां भी लिख दें, सोयाबीन पैदा होता है, मूंगफली, सूरजमुखी, हाँ, दलहन के अंतर्गत मूंग, उड़द, सोयाबीन और एक फसल होती है लोबिया, बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है उत्तर भारत में, लेकिन लोबिया भी एक दलहन की फसल होती है। तो तिलहन में सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, तिल, तिल की आपने देखा होगा, तिल का प्रयोग कत्थई कलर का होता है, छोटे छोटे लंबे लंबे दाने होते हैं तिल के, वो तिलहन होता है। तिल और अंडी, अक्सर ये सब सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर लोग इसे याद नहीं करते हैं या समझ नहीं पाते हैं। अगर एक भी आपसे याद नहीं हो सकता है तो यकीन मानिए आप खतरे में हैं। कभी भी किसी फसल के नाम देकर पूछ देता है कि फला फसल रबी की है कि खरीफ की है या फिर जायद की है, तो इन्हें ध्यान से देखकर याद कर लीजिए, कोई छूटे ना। एक बार मैं फिर से देख लूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, लोबिया, हाँ, कपास और तंबाकू। इसके अलावा कपास और तंबाकू, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है, जो कि पूछा जा सकता है अलग से, सोयाबीन, मूंगफली, है ना, कपास, तंबाकू और सूरजमुखी। ये नकदी फसलें हैं ज्यादातर, इनमें से मूंगफली, सूरजमुखी और तंबाकू नकदी फसलें हैं। इनका मूल्य अच्छा खासा होता है, इसलिए पूछा जा सकता है कि मूंगफली किस फसल ऋतु का पौधा है, ठीक है, या फिर सूरजमुखी या फिर तंबाकू या कपास। तो इस लिस्ट को आप याद रख लीजिए, खरीफ फसल के पौधे हैं। ओके, भारत में 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, क्योंकि हर पौधा एक अलग अलग जलवायु दशा में उगता है। अब आता है रबी फसल। रबी फसल यह मुख्य रूप से शीत ऋतु का पौधा है, जाड़े की ऋतु का पौधा है, यह जाड़े की ऋतु का फसल है। कब बोया जाता है? इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई, अक्टूबर नवंबर, जब अक्टूबर नवंबर में किसकी कटाई होती है? अक्टूबर में खरीफ की कटाई होती है। अक्टूबर जब खरीफ की कटाई हो जाती है तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक रबी की फसल बो दिए जाते हैं और काटे जाते हैं। यानी अक्टूबर नवंबर में बोने के बाद पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 5 महीनों में रबी की फसल का विकास होता है। उदाहरण के लिए गेहूं,
है ना। और जैसे ही अप्रैल आएगा, आप देहात क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे जगह जगह थ्रेसर चलते हैं। वो थ्रेसर वो मशीन होता है जो गेहूं को भूसे से अलग करता है। तो आप देखते होंगे कि आप मार्च अप्रैल में जाएंगे गांव में तो भूसा उड़ता रहता है जगह जगह। या फिर अगर आप फरवरी के महीने में जाएं गांव के क्षेत्र में तो पूरा का पूरा खेत, ठीक है, होली के जस्ट पहले का मौसम, गेहूं से पटा पड़ा रहता है। गेहूं की फसल से गेहूं पक रहा होता है और उसी समय सरसों का पौधा फूटता है और उसमें फूल निकल आता है। तो फरवरी और मार्च में पूरा देहात पीले रंग का दिखाई देता है ना। तो गेहूं के साथ साथ सरसों भी उगाया जाता है उसी मौसम में। तो रबी में प्रमुख फसलें हैं गेहूं। गेहूं के साथ प्रमुख रूप से कौन सा खाद्यान्न है जिसका नाम लिया जाता है? जौ। जौ गेहूं के साथ ही उगता है। अगर आप जौ नहीं भी उगा रहे हैं तो गेहूं के साथ एक दो पौधा जौ का उग ही जाता है। गेहूं, जौ, ठीक है। सरसों, गेहूं जौ खाद्यान्न हो गया, सरसों तिलहन हो गया। और दलहन में क्या उगता है इस समय? मटर और चना। पूरी ठंडी भर हम सब्जी में मटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ठंडी बीतने के बाद फरवरी और मार्च में या अप्रैल तक आते आते मटर का पौधा पक जाता है ना। ठंडी में हरे कलर का होता है, जब पक जाता है तो मटर सफेद कलर का हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा। और चना, चने की साग अक्सर घरों में ठंडी के ऋतु में बनती है, चने की साग। मैं सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी रहे। अगर आपको गांव देहात का अनुभव ना हो तो यहाँ पे अनुभव हो जाए, ठीक है। मटर, चना, दलहन हो गए और गेहूं जौ खाद्यान्न हो गया। और तिलहन में सबसे महत्वपूर्ण सरसों इसी रबी फसल में उगाया जाता है। यह हो गया रबी फसल। इसके अलावा दो फसलें और हैं। एक गन्ना, नकदी फसल है, गन्ना, और बरसीम। बरसीम एक चारा होता है, ठीक है। बरसीम एक चारा होता है जो कि मवेशियों को खिलाने के लिए ही उगाया जाता है खेतों में। तो बरसीम और गन्ना भी रबी फसल ऋतु का ही पौधा है। ये हो गया रबी फसल। इसके बाद तीसरा है जायद फसल। दो फसल ऋतुएं, रबी फसल ऋतु और खरीफ फसल ऋतु, इनके बीच जो गर्मी का मौसम होता है, रबी फसल ऋतु अप्रैल में समाप्त हो जाता है, अप्रैल मई में, और खरीफ फसल ऋतु जून जुलाई में स्टार्ट होता है। दोनों के बीच का जो मौसम है वो मुख्य रूप से पानी की कमी का मौसम होता है। इसमें पानी नहीं होता है, यानी पूरा मार्च से स्टार्ट होता है सूखा मौसम, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बारिश होने लगती है उत्तर भारत में। तो ये जो 4 महीने ये बहुत ही सूखे मौसम होते हैं, बरसात नहीं होती है, नदियों में भी पानी घट जाता है, नहरों में भी पानी घट जाता है। इस समय ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जो पानी का संचय करते हैं अधिक से अधिक, जैसे खरबूजा। ये प्रकृति का अजूबा है एक तरह से। जिस मौसम में पानी कम हो जाता है उसी मौसम में ऐसे पौधे उगते हैं जिनमें जो कि पानी से लबालब भरे होते हैं, खरबूजा, है ना। तो लिख लीजिए रबी और खरीफ ऋतु के बीच का मौसम, रबी और खरीफ के बीच का मौसम। गर्मी, ग्रीष्म ऋतु की फसल। दूसरा पॉइंट ग्रीष्म ऋतु की फसल। तीसरा पॉइंट पानी की कमी, ठीक है, आर्द्रता की कमी हो जाती है। ऐसी फसलें उगती हैं जो अपने अंदर नमी को लंबे समय तक धारण कर सकें, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी। लिख लिया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ऋतु में मूंग और उड़द, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज के अलावा मूंग और उड़द, जहां पर सिंचाई की थोड़ी बहुत साधन है वहां पर मूंग और उड़द भी खेतों में उगा लिया जाता है। यानी मूंग, उड़द खरीफ फसल ऋतु का भी पौधा है और जायद फसल ऋतु का भी पौधा है मूंग, उड़द। इस बात को याद कर लीजिए। अगला हेडिंग आप डालेंगे कंटूर खेती। भारत में कृषि से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं वो मैं यहाँ पर आपको
बता दूंगा। कंटूर कृषि पूछा गया है, आगे ही पूछा जाएगा। दूसरे शब्दों में इसका नाम है समोच्च कृषि। समोच्च कृषि, समोच्च का अर्थ होता है समान ऊंचाई पर। समोच्च का क्या अर्थ होता है? एक समान ऊंचाई पर। कंटूर कृषि जो पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, उदाहरण के लिए नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ के आसपास का क्षेत्र जहाँ ऊटी वगैरह बसा हुआ है। ऊटी पुराने फिल्मों के गाने हमेशा ऊटी में फिल्माए जाते थे, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जमीन थाली की तरह झुकी हुई है, फिर ढाल ऊपर चला गया है ना। ऊंची नीची जमीन होती है, ऐसे ऐसे लहरदार जमीन होती है। बहुत तीव्र कोई पहाड़ी ढलान नहीं आ जाएगा, लेकिन जमीन कैसी होती है? लहरदार होती है, तो ढालदार जमीन होती है। तो जो ढालदार वाली जमीन होती है, बरसात जब होती है तो बरसात ढाल पर बहुत तेजी से बहती है। बरसात का जो पानी होता है ढाल के सहारे बहुत तेजी से नीचे की ओर प्रवाह करता है। इसका परिणाम होता है कि ढाल पर जो मिट्टी होती है पानी द्वारा बहा ली जाती है, ठीक है, और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो भी पानी द्वारा बहा लिए जाते हैं। इसका एक नुकसान ये है कि अगर मिट्टी नहीं भी बहाई जाती है तो पानी इतनी तेजी से बहता है कि मिट्टी को पानी को सोखने का मौका नहीं मिलता, पानी सारा सड़क के तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है, तो मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती, यानी मिट्टी में नमी की कमी रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में कृषि का विकास किया कैसे जाए, क्योंकि पानी ठहरता ही नहीं है, बह जाता है, साथ ही मिट्टी के सारे पोषक तत्व भी बहा ले जाता है ना। यह ढाल, अब इसके सहारे खेती की कैसे जाए, क्योंकि सारा का सारा पानी बहकर नीचे चला जाता है निचले वाले क्षेत्रों में। तो इसका उपाय खोजा गया कंटूर कृषि या समोच्च कृषि इसी समस्या का समाधान है। पहाड़ी ढालों को काट काट कर, ठीक है, सीढ़ीदार खेतों में बदल दिया जाता है, ठीक है। पहाड़ी ढालों को काट काट कर समतल कर दिया जाता है सीढ़ियों के रूप में जगह जगह, ओके, सीढ़ियों के रूप में समतल कर दिया जाता है। इसका लाभ ये होता है कि पानी बहुत तेजी से नहीं बहता है, पानी यहाँ से बहता हुआ आएगा, यहाँ गिर जाएगा, कुछ देर इस पर ठहरना चाहेगा, फिर यहाँ पे गिरेगा तो थोड़ी देर यहाँ ठहरेगा, फिर यहाँ गिरेगा तो थोड़ी देर यहाँ ठहरेगा। इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं उन पर मेड़ बना दिए जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर मेड़ बना दी जाए तो जो पानी होगा बरसात का वो प्रत्येक सीढ़ी पर लंबे समय तक ठहरा रहेगा। बरसात का पानी प्रत्येक सीढ़ी पर लंबे समय तक ठहरा रहेगा। और ये जो सीढ़ियां हैं ये छोटी छोटी नहीं होती हैं, ये बहुत चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां होती हैं, हमारे घरों की तरह छोटी छोटी सीढ़ियां नहीं है। इनका आकार सीढ़ीदार होता है, लेकिन एक सीढ़ी पर 1 हेक्टेयर खेत भी हो सकता है, तो बड़े बड़े सीढ़ीदार खेत बना लिए जाते हैं। कंटूर, इसी को हम क्या कहते हैं? कंटूर कृषि या समोच्च कृषि। समोच्च मतलब एक समान ऊंचाई पर। इसकी विशेषता ये होती है कि एक सीढ़ी पर एक ही फसल उगाई जाती है, यानी जैसे ही सीढ़ी बदली फसल का नाम बदल जाएगा। इस पर दूसरी फसल, इस सीढ़ी पर दूसरी फसल, इस पर दूसरी, हो सकता है यहाँ पर जो फसल है वही यहाँ पे उगा ली जाए, फिर वही फसल यहाँ पे उगा ली जाए, लेकिन यहाँ पे जो उगाई गई वो फसल फिर यहाँ पे उगाई जाएगी, है ना। तो उसका अपना जल का विज्ञान होता है सीढ़ी का, तो जल के विज्ञान के हिसाब से अलग अलग सीढ़ियों पर अलग अलग फसलें उगा ली जाती है ना। इसे हम कहते हैं समोच्च, मतलब एक समान ऊंचाई पर एक समान फसलें और दूसरी ऊंचाई पर दूसरे तरह की फसल। इसका लाभ ये होता है कि मिट्टी को लंबे समय तक पानी को सोखने का मौका मिलता है, क्योंकि पानी बहुत तेजी से बह नहीं पाता है, क्योंकि हमने मेड़ बना दी है तो पानी निकल ही नहीं पाता है। तो मिट्टी को लंबे समय तक पानी को सोखने का मौका मिलता है, साथ ही पोषक पदार्थ भी मिट्टी के बने रहते हैं। तो कंटूर कृषि एक उस समस्या का समाधान है जो कि ढालदार प्रदेशों में पानी के बहने से पैदा हो जाती है, वो समस्या, है ना। आप समझ गए? कंटूर कृषि लिख लेंगे, अगर डिस्क्रिप्टिव भी लिखना हुआ तो आप इसे लिख लेंगे। अगले साल से उत्तर प्रदेश पीसीएस में जीएस के ऐसा संभव है कि 1 या 2 पेपर लिखित होंगे, उसमें आपको भूगोल की शब्दावलियों को लिखना पड़ेगा, या कोई प्रश्न या समस्या दिया जाएगा उसका उत्तर लिखना होगा। तो मेरे वीडियो को आप इस तरह से मत देखा करिए कि मैं बहुत बोलता हूँ, मैं जो बहुत बोलता हूँ वो आपके काम का है, इसे लिखते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आप बड़े बड़े कोचिंग पढ़ने वाले लड़कों से अभी से काफी आगे निकल चुके होंगे। एक तरह से ये आप 2018 की तैयारी के रूप में भी इसे लीजिए, है ना। ठीक है, कंटूर कृषि के बाद या समोच्च कृषि के बाद अगला
नाम है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप नकदी फसलें, या इसी को हम कहते हैं कॉमर्शियल क्रॉप। कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप, नकदी फसल या व्यापारिक फसलें, है ना। तो जिन फसलों को उपभोग के लिए न उगाकर, उपभोग क्या होता है, अपने खाने पीने के लिए, तो जिन फसलों को उपभोग के लिए न उगाकर, ठीक है, व्यापारिक लाभ लेने के लिए उगाया जाता है, यानी बाजार में बेचने के लिए, उन्हें हम कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप कहते हैं। इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल नाम का अंतर है। ऐसी फसलों में क्या क्या आ जाएगा, मूंगफली, लिखने की जरूरत नहीं है, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, ठीक है, जूट, कपास, सूरजमुखी, चाय, कॉफी। फिर से बोल दे रहा हूं, जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, सूरजमुखी, चाय, कॉफी और मूंगफली, ये सारी फसलें आ जाएंगी आपकी कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप में। अगला हेडिंग डालिए ट्रैप क्रॉप। ट्रैप मतलब जाल होता है, जाल बिछाना, ट्रैप क्रॉप। खेतों में लगी फसल को, बहुत सी फसलें ऐसे होती हैं जिन पर की कीट पतंगे बहुत पड़ते हैं। ऐसा खतरा सबसे ज्यादा कपास की फसल पर होता है। कपास का जो पौधा होता है उस पर एक विशेष तरह का कीट आकर बैठता है, और अगर उसकी सुरक्षा न की जाए कपास की, तो जो कीट होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि कपास से निकलने वाले बीज से जो बीज फूटता है, रुई निकलती है, उससे रुई निकलने से पहले ही बीज को चट कर जाए। तो ऐसी फसलें जिन पर खेतों में कीट पतंगे बहुत ज्यादा लगते हैं या खरपतवार ज्यादा उगती है, क्योंकि कीट पतंगे भी नुकसान पहुंचाते हैं मुख्य फसल को, और साथ ही मुख्य फसल के साथ अगर कोई दूसरा विजातीय पौधा उग रहा है तो वो खरपतवार ही कहलाता है। उदाहरण के लिए रबी के मौसम में अगर आपने गेहूं छींट दिया है, गेहूं बो दिया है, अब गेहूं के साथ अनचाहे रूप से आप नहीं चाहते हैं और कुछ पौधे सरसों के उग गए हैं, तो गेहूं के साथ उगा हुआ सरसों क्या कहलाएगा, खरपतवार। तो ठीक है, खेतों को, इसको ऐसे लिखिए, खेतों को कीट पतंगों और खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल लगाए जाते हैं उन्हें हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास के पौधे पर कॉटन रेड बग नामक कीट लगता है। एक कीट लगता है कपास के पौधे पर जिसे हम कहते हैं कॉटन रेड बग। तो कपास के पौधे को कॉटन रेड बग से बचाने के लिए चारों तरफ मेड़ों पर भिंडी उगा ली जाती है। ठीक है, मेड़ों पर चारों तरफ भिंडी उगा ली जाती है। तो जो रेड बग होते हैं कपास से पहले भिंडी पर बैठ जाते हैं और उसमें उलझ कर रह जाते हैं, फंस जाते हैं। इससे कपास की फसल बच जाती है। ठीक है, अगला है एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप क्या है, जिन फसलों को अल्कोहल या बायोडीजल बनाने के लिए उगाया जाता है उन्हें हम एनर्जी क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना से बायोडीजल बनाया जा सकता है। ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील में गन्ने से बहुत बड़ी मात्रा में बायोडीजल बनाया जा रहा है। बायोडीजल को शुद्ध रूप से गाड़ी में नहीं मिलाया जाता है, ठीक है, डीजल के साथ मिलावट करके उसे मिलाया जाता है। गन्ना, आलू स्टार्च से भरपूर होता है। स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। गन्ना में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है रस के रूप में, आलू में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट के कई रूप होते हैं, जैसे ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप, घोलो और पी जाओ। और फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है, माल्टोज। उसी तरह से स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, तो आलू में स्टार्च पाया जाता है। तो
यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उससे हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो गन्ना, आलू, और इसके अलावा है क्या उसे नाम देते हैं, हाँ जट्रोफा, जट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। जट्रोफा और मक्का, मक्का में भी काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, मीठा होता है, इससे भी बायोडीजल या अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो इन्हें हम सभी को क्या कहते हैं, एनर्जी क्रॉप के अंतर्गत रखते हैं, है ना, जिससे भी बायोडीजल या अल्कोहल बनाया जा सकता है। अब आप हेडिंग डालिए देश की प्रमुख फसलें। अभी हेडिंग डालिए देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। पहले हम खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वाणिज्यिक फसलों के बारे में पढ़ेंगे, खाद्यान्न फसलों के बाद वाणिज्यिक फसल, फिर हम फल और सब्जियों के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हालांकि कृषि और प्रौद्योगिकी एक अलग विषय बन चुका है, तो यहाँ पर मेरा मुख्य बल कृषि और प्रौद्योगिकी पढ़ाना नहीं है। भारतीय भूगोल के अंतर्गत कृषि का जो हिस्सा आता है उसे मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। मेरा मुख्य बल केवल फसलों तक रहेगा, है ना। बाकी की कृषि प्रौद्योगिकी के लिए मैं कुछ अलग से वीडियोस बना दूंगा 8-10, ताकि आपकी सारी कृषि प्रौद्योगिकी समाप्त हो जाए। कृषि प्रौद्योगिकी में केवल खेती नहीं पढ़ते हैं, खेती करने के लिए जो नवीन प्रौद्योगिकियां हैं वो पढ़ते हैं, तो एक अलग तरह का विषय बन जाता है। अभी आप प्रौद्योगिकी नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर इंडिया पढ़ रहे हैं। तो आप अगला हेडिंग डालिए भारत में खाद्यान्न फसलों की खेती। इसमें सबसे पहला फसल आप पढ़ेंगे चावल। आइए चावल की मिशन जानते हैं। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें, पहला है चावल या धान। इसमें पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि धान या चावल ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ठीक है, ग्रेमिनी कुल का पौधा है। दूसरा पॉइंट लिखिए, चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। तीसरा पॉइंट लिखिए, चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, अर्थात चावल की उत्पत्ति भारत या दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में मानी जाती है। भारत के पूर्व में जो एशिया उसे क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इनको हम दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं। तो चावल की उत्पत्ति भारत या दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में मानी जाती है, और ये सभी क्या है, विषुवत रेखा के काफी नजदीक है, यानी गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं ये। तो इसीलिए मैंने कहा चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। अगला पॉइंट आप लिखिए, चावल की खेती के अंतर्गत दुनिया में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में, दुनिया में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में है। लेकिन चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। दुनिया में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में है, लेकिन चीन के बाद, चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इसका रीजन ये है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में चीन हमसे आगे है। हालांकि हमने चावल की खेती के अंतर्गत ज्यादा खेत लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी चीन से हम कम उत्पादन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन चीन से कम हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, देश में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं। देश में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, देश में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं। पहला ओस, इसे कहते हैं ओस। दूसरा है अमन, और तीसरा है बोरो।
शरद ऋतु का फसल है। मैंने बोला देश में, दूसरे शब्दों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में धान या चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं, ओस, अमन और बोरो। ओस जो है शरद ऋतु में पैदा की जाती है, शरद ऋतु में पैदा की जाती है अर्थात मानसून काल में। अमन जो है वो शीत ऋतु में पैदा की जाती है और बोरो जो है ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाती है। ठीक है, ये सवाल भी बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देश में सर्वाधिक चावल उत्पादक 3 राज्य। आपको यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादक 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, क्रमशः करके लिखिएगा। सर्वाधिक चावल उत्पादक 3 राज्य क्रमशः, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा यूपी और तीसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि देश में सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है, लेकिन चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में सर्वाधिक है। क्यों? चावल के पौधे को पानी बहुत ज्यादा चाहिए, उसे सिंचाई बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जब आप धान छींटते हैं तो कई दिनों तक धान का जो बीज होता है ना वो पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जब रोपाई होती है उस समय भी खेत पानी से लबालब भरा हुआ होना चाहिए। आप देखते होंगे कि धान की फसल चित्रों में, फोटोज में, एनसीईआरटी की किताबों में अक्सर महिलाएं धान की फसल रोपती हुई नजर आती हैं। उनके जो टांग पैर होते हैं वो घुटने तक पानी में डूबे हुए होते हैं, है ना। तो पंजाब देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य है। हालांकि इसके पहले मैंने बताया था कि देश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा कहलाएगा? पंजाब। अगर कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के लिहाज से देखें तो पंजाब सबसे सिंचित राज्य है। तो इसकी बात आप लिखिए इसी में, क्योंकि पंजाब देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य है, अर्थात पंजाब प्रतिशत क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य है। पंजाब का 97% क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब पश्चिम बंगाल से आगे है। जबकि आपने ध्यान दिया होगा कि जब हरित क्रांति हुई थी तो हरित क्रांति का मुख्य पौधा गेहूं था और हरित क्रांति का क्षेत्र क्या था? पंजाब और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो हरित क्रांति के पहले चरण के दौरान धान की फसल पर प्रयोग नहीं किया गया था, मुख्य रूप से गेहूं की फसल पर प्रयोग किया गया था। यानी पंजाब जलवायु दृष्टि से धान की फसल के अनुकूल क्षेत्र नहीं है। जलवायु दृष्टि से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य जो तटीय क्षेत्र हैं, क्योंकि वहां बरसात ज्यादा होती है, चावल के लिए वही क्षेत्र अनुकूल माने जाते हैं जहां बरसात ज्यादा होती है। जैसे महानदी का बेसिन, छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है ना, वहां पे भी बरसात बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसे धान का कटोरा कहते हैं। मानसूनी जलवायु का पौधा है धान, न केवल उष्णकटिबंधीय बल्कि मानसूनी जलवायु का पौधा है, जहाँ पे की मानसून द्वारा बरसात बहुत ज्यादा होती हो। तो पंजाब में वर्षा का क्षेत्र नहीं है। आपने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा दिल्ली तक जाती है और दिल्ली के आगे वर्षा नहीं कर पाती है, और पंजाब क्या है, दिल्ली के पश्चिम में पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद सिंचाई के चलते पंजाब में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब सबसे आगे है। नेक्स्ट पॉइंट, चावल की खेती। देश में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। देश में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट, चावल को बहुत ज्यादा धुलने या पॉलिश करने से, ये जानने लायक बात है क्योंकि बाबा एग्जाम पूछा गया है। चावल को बहुत ज्यादा धुलने या पॉलिश करने से चावल की ऊपरी परत में विटामिन B1 अर्थात इसको हम रासायनिक नाम देते हैं थायमिन। चावल को बहुत ज्यादा धुलने से या उसको पॉलिश कर देने से उसकी ऊपरी परत में विद्यमान
विटामिन B1 या थायमिन नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग पॉलिशदार चावल का सेवन अधिक करते हैं उनमें बेरी-बेरी नामक रोग पाया जाता है, या जिन क्षेत्रों में पॉलिशदार चावल का प्रयोग लोग अधिक करते हैं उन क्षेत्रों में लोगों में बेरी-बेरी नामक रोग पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे गोल्डन धान। गोल्डन धान चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या है, बीटा कैरोटीन। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है बीटा कैरोटीन। गोल्डन धान चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन ए अर्थात बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आज मैंने आपको चावल पढ़ाया, इसके अलावा भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं और प्रकार बताए। बाकी खाद्यान्न फसल अगले वीडियोस में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट साथ साथ बनाते रहिए, बिल्कुल हताशा अपने मन में मत लाइए। जब तक अगली परीक्षाएं हैं जिन पर फोकस करके पढ़ा रहा हूँ उससे पहले आपका जीएस लगभग समाप्त होगा। इंतजार करते रहिए और लिखते रहिए साथ में। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक लिंक दिया हुआ है, जो लोग चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं जुड़े रहने के लिए। ओके, नमस्कार।